नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। यह जैक बोर्ड परीक्षा क्लास 10th का हमारा एसएसटी है, सोशल साइंस है। कल के लिए एकदम ये महा मैराथन है, महा रिवीजन है। जरूर देखिए, ये एक मॉडल सेट पूरा प्रैक्टिस है। इसमें आपको हिस्ट्री, इसमें आपको ज्योग्राफी, इसमें आपको इकोनॉमिक्स और इसमें सिविक्स मिलेगा। यानी कि पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है सोशल साइंस का। टॉप इसमें हम एमसीक्यू आपको बताने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट आंसर उसको बताएंगे। तो इसको जरूर देख के जाइए, एक आपका एकदम पूरा एकदम तैयारी करवाएगा और आपने इसे सेट लगाने की कोशिश कीजिए और अपने माइंड में आंसर सोचिए कि किसका आंसर क्या होगा। मेरे बताने से पहले ही आंसर सोच लीजिए। तो ये एक मॉडल सेट है, यानी कि प्रश्न पत्र प्रारूप है, जो कि जैक के झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा जारी किया गया है आपके बोर्ड एग्जाम यानी कि कल के लिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एकदम ओरिजिनल पेपर है, कल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र मिलेगा। इस प्रकार से हमारा एकदम अंतिम है। इसके बाद एक वीडियो और लाएंगे जो 2023 का क्वेश्चन पेपर पूरा रहेगा, तो आप जरूर देख के जाइए, आपका कल एग्जाम सबसे बेस्ट जाएगा। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसे हम एमसीक्यू बहुविकल्पीय कहते हैं। आपका एकदम टारगेट होना चाहिए, एकदम सही का सही करना है, 30 में से 30, और आपका वेरी शॉर्ट आंसर 12 करना है और शॉर्ट आंसर भी 12 सही करना है। इस प्रकार से बहुत अच्छे से मार्क्स लाना है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चूज करें। पहला प्रश्न देखते हैं। तो हमारे इससे पहले अगर वीडियो आप नहीं देखें तो जरूर देखिए। पूरा इकोनॉमिक्स का, अर्थशास्त्र का पूरा एकदम कॉम्बो 5 चैप्टर एक ही वीडियो में डाले हैं। एकदम पूरा उसका एमसीक्यू शॉर्ट आंसर आप जरूर देखिए। आपका तैयारी जो है सर जो भी है बहुत अच्छा हो जाएगा और प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें एकदम चैप्टर वाइज एमसीक्यू है और पूरा डिटेल से है, एकदम पूरा निचोड़ है। वह राज्य जहाँ के राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है उसे कहते हैं, उसे राष्ट्र राज्य कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको समझने में कोई भी देरी नहीं करना है। बोल रहा है वह राज्य या वह देश जहाँ राजनीतिक सत्ता उसके सांस्कृतिक सत्ता से मिलकर बनती है। तो वह राज्य जहाँ सांस्कृतिक सत्ता, अगर सांस्कृतिक सत्ता से मिलेगा, राष्ट्र राज्य कहेगा। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया? अवलंबन का मतलब होता है कि शुरुआत किसने किया है। रक्त और लोह की नीति के बारे में हमें किसने बताया, इसका शुरुआत, इसका अवलंबन किसने किया? तो ये था बिस्मार्क। बहुत आंसर इंपॉर्टेंट है, हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, बिस्मार्क। तो रक्त और लोह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की है? पूरा आपको इसमें कंप्लीट दिखेगा, मिक्स क्वेश्चन दिखेगा हर चैप्टर से। क्लास 10th के लिए ये रान बान है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? महात्मा गांधी। आप अगर हमारे सारे वीडियो देखे रहते तो आपका बहुत बेनिफिट होता। पूरा एसएसटी का और साइंस का बहुत अच्छा से कवर किए थे। अभी साइंस वाला आएगा, उसमें भी हम मैराथन लाएंगे, महा रिवीजन लाएंगे। पूरा साइंस का लाएंगे एमसीक्यू, पूरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ताकि आपका कंप्लीट होगा। रिवीजन करवाएंगे जो भी पढ़े हैं, तो ये हमारा रिवीजन हो रहा है। हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखा है महात्मा गांधी ने। ये वाला आप याद रखिए कि हिंद स्वराज महात्मा गांधी। महात्मा गांधी चाहते थे कि हिंद स्वराज, हिंद मतलब हिंदुस्तान स्वराज। ये देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? तो 1930 में हुआ था। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया है। हम यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन आपको रिवीजन करवा देते हैं। जैसे हम ये क्वेश्चन हम लोग क्या पढ़े कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, लंदन में हुआ था, ब्रिटेन में। हिंद स्वराज महात्मा गांधी ने लिखा। लोह की नीति, रक्त और लोह की नीति बिस्मार्क ने दिया था। इतना हम लोग पढ़े। फिर हम लोग पढ़ रहे हैं कि बृहद, बृहद का मतलब बड़ा, लार्ज। बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई है? अमेरिका में किया गया। अमेरिका की यूएसए, वाशिंगटन डीसी होता है। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ का राष्ट्रपति है। एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाला मार्ग को क्या कहा जाता है? सिल्क मार्ग कहा जाता है। इसे सिल्क रूट कहते हैं, बहुत फेमस था। भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? बंगाल में की गई थी। भारत में सबसे अधिक जूट एकदम रेसादार फाइबर है, गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ये प्लांट से मिलने वाला एक फाइबर है, कपड़ा बनता है, थैला, बैग, प्लास्टिक बनाया जाता है। तो आपको बता दें कि भारत में पहली जूट मिल लगाया था बंगाल में, क्योंकि भारत में सबसे अधिक जूट का प्रोडक्शन यहाँ होता है। एक प्लांट है, सबसे ज़्यादा ये बांग्लादेश में होता है। तो इतना थोड़ा सा एडिशनल बता दिए। भारत में जूट का इंडस्ट्री फैक्ट्री कारखाना बंगाल में लगा, क्योंकि बंगाल में जूट होता था इसलिए। एशिया और यूरोप को देखिए, एशिया को बोल रहा है कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अमेरिका, एशिया को यूरोप से और उत्तरी अमेरिका से जोड़ने वाला रास्ता, रूट को हम सिल्क रूट कहेंगे। ये हम लोग देख लिए। और यहाँ पे हम लोग पढ़े कि बृहद उत्पादन व्यवस्था किस देश से? तो अमेरिका से। तो 3 हम लोग क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा उद्योग का मतलब कारखाना, इंडस्ट्री, उद्योग होता है। तो दुनिया का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। भारत में पहली बार लगा था 1907 ईस्वी में, नाम था टिस्को, अभी टाटा कर दिया गया। और ये जमशेदपुर में लगा था। तो विश्व का सबसे बड़ा लौह उद्योग कारखाना लौह इस्पात है, इसे बोलते हैं आयरन स्टील इंडस्ट्री। बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व का सबसे बड़ा होता है, रीढ़ की हड्डी होता है, इसे बेसिक आधारभूत संरचना कहते हैं।
भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लगाया गया? पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया 1910 से 15 ईस्वी के आसपास। नहीं, 1910-15 ईस्वी के आसपास नहीं, 1500, ये बहुत बहुत बाद में लगा था। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस, जो प्रिंटिंग छपाई करता है, उस मशीन जो है पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। हम जो डेट बता रहे थे वो 1510 है। ये 1510 पहली बार था जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया। लेकिन सबसे पहले भारत आने वाले अंग्रेज थे और जाने वाला भी सबसे अंतिम थे, क्योंकि 1961 में गए थे गोवा से। गोवा को 1961 में आज़ादी मिला है। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा? तो पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगाल के थे। इसका कैपिटल लिस्बन होता है। यूरोप देश का एक, यूरोप कॉन्टिनेंट का एक देश है। जापान की सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का नाम है डायमंड सूत्र। ये आप पढ़ें तो आपका रिवीजन हो रहा है। जापान का सबसे पुरानी मुद्रित पुस्तक का डायमंड सूत्र है। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में जर्मन, डच और फ्रेंच बोली जाती है। यहाँ पे एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। देखिए हम लोग क्या क्या पढ़े। यहाँ पे हम लोग पढ़े, यहाँ से पढ़े हम लोग, ये 7 नंबर रिवीजन किए थे कि विश्व का सबसे बड़ा उद्योग लौह इस्पात उद्योग है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस, देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा लगाया गया। जापान में सबसे पुरानी मुद्रित, मतलब कि जापान में सबसे पुरानी छपी हुई किताब कौन था? तो डायमंड सूत्र था। और बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बेल्जियम में जर्मन और फ्रेंच बोला जाता है। इस प्रकार से बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 11 नंबर हमारा कंप्लीट होता है। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है, आपका बहुत अच्छा से रिवीजन होगा और आपका कल एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। संघात्मक सरकार किस देश में है? तो भारत में संघात्मक मतलब फेडरल कंट्री। भारत एक फेडरलिज्म है, फेडरल कंट्री है, क्योंकि भारत का संविधान बताता है कि भारत में एक सरकार नहीं होगा। सेंट्रल में एक गवर्नमेंट होगा, स्टेट में अलग गवर्नमेंट होगा, और लोकल लेवल पर अलग होगा, जिला परिषद, मुखिया, ये सब होगा। तो संघात्मक सरकार का मतलब एक ही देश में अलग अलग लेवल पर अलग अलग सरकार। फिर पूछ रहा है कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है, तो ये ईसाई बहुल देश है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि राज्य के विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधि कितना होता है? तो 5% से कम होता है या कम है। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन है, तीनों का रिवीजन कर लेते हैं। संघात्मक मतलब फेडरल सरकार किस देश में पाया जाता है? भारत एक डेमोक्रेसी लोकतंत्र देश है, और भारत का संविधान बोलता है कि भारत एक संघात्मक सरकार रहेगा। भारत में कई लेवल के सरकार होंगे, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो संघात्मक सरकार भारत है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड ईसाई बहुल है, यहाँ सबसे ज़्यादा ईसाई आपको देखने को मिलेगा। राज्य के विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधि कितना? तो 5% से भी कम है। भारत के संविधान के अनुसार भारत कैसा देश है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है भारत के पास कोई अपना खुद का धर्म नहीं है। भारत सभी धर्म को प्रमोट करेगा, नहीं तो किसी को भी नहीं करेगा। यहाँ के नागरिक यहाँ के नागरिक जो है कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको बढ़ावा दे सकता है, उसको फॉलो कर सकता है। तो भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर देश है, सेक्युलर कंट्री है। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? तो लोकतंत्र। इंडिया एक डेमोक्रेटिक है, अमेरिका एक डेमोक्रेटिक है, लेकिन नॉर्थ कोरिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं, चाइना एक नहीं है, रसिया नहीं है। तो आपको मानना पड़ेगा कि किस प्रकार की सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है। तो सबसे बेहतर सरकार होता है, सबसे बेहतर देश भी होता है जो लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, यानी कि वहाँ जो सरकार है, सत्ता है, वो लोगों की शक्ति में हो। शक्ति जो है, शासन की शक्ति लोगों में निहित हो। लोग का मतलब होता है लोग, जनता, और तंत्र मतलब पावर। तो यहाँ लोगों में पावर है, शक्ति है। और जो राजा है, नेता है, ये सीएम है, मुख्यमंत्री है, राष्ट्रपति, वो लोगों के द्वारा चुना जाएगा। तो इस प्रकार से सरकार सबसे बेहतर लोकतंत्र होती है, डेमोक्रेसी। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी भारत की है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग है। भारत में लोकतांत्रिक सरकार मतलब कि इंडिया का जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो 3 फॉर्म में होता है। एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव, एक को बोलते हैं जुडिशियरी, एक को बोलते हैं विधायकी, यानी विधायकी, कार्यपालिका और न्यायपालिका। आप ये सब नाम सुने होंगे। एक कानून बनाता है, एक कानून लागू करता है, और एक कानून का डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा को वो देखता है। भारतीय जनता पार्टी का मतलब होता है बीजेपी शॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी। ये बोल रहा है कि मुख्यालय प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। ये वाला हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आपको कुछ रिवीजन करवा देते हैं। देखिए यहाँ से हम लोग पढ़े थे, यहाँ से अगर हम देख लेंगे उतनी हम ये सब देख चुके हैं। भारत के संविधान किस धर्मनिरपेक्ष है? किस प्रकार के सरकार सबसे बेहतर मानी जाती है? लोकतंत्र। भारत के लोकतांत्रिक सरकार कितने अंग है? 3 अंग है। तो इस प्रकार से भारत में लोकतांत्रिक सरकार के कितने अंग हैं? 3 अंग है। यहाँ से हमारा कंप्लीट होता है। भारतीय जनता पार्टी, ये इसका मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। भाषाओं, 22 भाषाओं का भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? 8वीं अनुसूची। भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी लिखित संविधान है, सबसे लंबी संविधान है। मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं इंडिया को। और भारत के संविधान में, भारत के 8वीं अनुसूची में भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का उल्लेख है। जब भारत का संविधान बन रहा था उसमें 14 भाषा था, फिर एक जोड़ा सिंधी, तो हो गया 15, फिर और बाद में 7
4 और जुड़े तो हो गया टोटल 22। अभी 22 भाषा, लेकिन इसमें अंग्रेजी नहीं है लेकिन हिंदी है। तो 22 भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। राइट आंसर ये हो जाएगा। या इसके लिए आर्टिकल जो प्रावधान किया गया है 343 आसपास किया गया है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। धार्मिक आधार पर सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है राजनीति। सांप्रदायिक देखिए, धार्मिक आधार पर डैश डैश मतलब धार्मिक आधार पर राजनीतिक सांप्रदायिकता का रूप है। सूचना का अधिकार, सूचना का अधिकार मतलब आरटीआई एक्ट, इसे आरटीआई बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2005 में लाया गया था। इस राइट टू सूचना का अधिकार मतलब हमें अधिकार है कि हम भारत सरकार से कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं, हम राइट टू आरटीआई फाइल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अक्टूबर 2005 में आया था। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे नेशनल कंज्यूमर डे बोलते हैं, यानी कि नेशनल कंज्यूमर्स डे। ये हर साल भारत में 24 दिसंबर को मनाया जाता है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और 1986 में, आप याद रखिए, 1986 में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिनियम लाया गया था। किस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है? तो किस देश में? तो विकसित देशों में। किस देश के प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह क्या कहलाता है? तो वो अगर जिस देश में, मतलब कि समझिए, जिस देश में पर कैपिटा इनकम का मतलब प्रति व्यक्ति आय अगर अधिक होगा उस देश को हम विकसित देश कहेंगे, और जिस देश में प्रति व्यक्ति कम होगा उसे विकासशील देश कहेंगे। तो भारत विकासशील देश है। भारत में प्रति व्यक्ति आय अच्छा नहीं है। अमेरिका, जापान, इटली में बहुत अच्छा, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या दिया गया है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है कि तृतीय क्षेत्रक का दूसरा नाम क्या है? तो सेवा क्षेत्र है। तृतीय मतलब होता है, देखिए, अर्थव्यवस्था गतिविधियों को 3 रूप में बांटा गया है। एक प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्सरी एक्टिविटी। इसी को बोलते हैं प्राथमिक गतिविधि, द्वितीय और तृतीय। तो ये पूछा कि तृतीय क्षेत्र जो है इसे हम टर्सरी एक्टिविटी कहते हैं या एरिया कहते हैं, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसमें हो गया डॉक्टर, हो गया आपका टीचर, हो गया होम ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर हो गया। इसमें जो सेवा है, सर्विस दिया जाता है, वो होता है, इसे हम बोलते हैं। इसमें आपको बहुत पहले से आ रहा होगा, किस देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो उपभोक्त सभी, यहाँ की उपरोक्त सभी जितना भी ऑल ऑफ द सेवा होगा कि किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय पर निर्धारित किया जा सकता है, पर कैपिटा इनकम कहते हैं। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट का एवरेज होना चाहिए, पढ़ा लिखा लोगों का स्वास्थ्य होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले भी आया था। देखिए, डैश क्षेत्र कितने प्रकार के? 3 क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र होते हैं। ऋण के अनियमित स्रोत कौन कौन है? तो व्यापारी और साहूकार। ऋण के अनियमित स्रोत जो है से व्यापारी है और साहूकार है। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, इसे आरबीआई कहते हैं। आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था कलकत्ता में। इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। 1935 में किया गया था, याद रखिए, 1935 1 अप्रैल को किया था कलकत्ता में। अभी इसका संजय मल्होत्रा इसका जो है आरबीआई का गवर्नर है। बैंक पैसा नोट जारी करता है, ये सब याद रखिए। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? तो आरबीआई। इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। भारत में सभी बैंकों का हेड है, जननी है, सभी को कंट्रोल करता है। निम्न में से किसको वैश्वीकरण में सबसे कम लाभ हुआ? तो कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ। इंपॉर्टेंट है। घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? तो वैश्वीकरण कहलाता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे ये होगा। फिर दिया है कि काली मिट्टी, देखिए, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है? तो रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, यानी काली मिट्टी को रेगुड़ कहते हैं। कपास की खेती सबसे अधिक होता है, ज्वालामुखी से बनता है। पानी पड़ने पर ये चिपचिपा हो जाती है, लेकिन सूखा रहने से दरार फटती है। ये सबसे अधिक कपास कॉटन की खेती होता है। ये गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे अधिक पाया जाता है। वोल्केनिक इरप्शन से बनता है। भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो 27% पठारी है। पठारी कहते हैं तो मतलब प्लेट्यू है, कि प्लेन एरिया नहीं, टेबल टॉप के जैसा है। इस तरह से यहाँ वाला एरिया को हम कहेंगे क्या? तो पठारी, प्लेट्यू कहेंगे। तो ये सिंपल बोल रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? 27 है। मध्य अमेरिका में झूम खेती, देखिए क्या बोल रहा है कि मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा कहा जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसे गोल्डन फाइबर कहते हैं। जूट बंगाल में सबसे अधिक आता है, और पहली बार 1854 से 56 के बीच में लगाया गया था मिल। जूट का जो मिल है, इंडस्ट्री, फैक्ट्री। तो चलिए इतना हम लोग देखें 34 तक। एक बार आपको रिवीजन करवा देते हैं। सुनहरा रेशा पूछा जाएगा, किस फसल को कहते हैं? सुनहरा का मतलब होता है गोल्डन फाइबर, एक फाइबर है, कपड़ा बनाया जाता है। ये हो गया आपका जूट। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो मिल्पा। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को मिल्पा कहा जाता है। देखिए, भारत के
कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल पठारी भाग है? तो 27%। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन सारा है दिया गया है, बहुत इजी है। फिर बोला कि घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था को जोड़ना क्या कहलाता है? वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण से सबसे कम लाभ किसको हुआ? तो कृषि क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ। भारत में मुद्रा मतलब पैसा करेंसी आरबीआई करता है। ऋण अनियमित स्रोत कौन है ऋण के? तो व्यापारी और साहूकार है। इस प्रकार से यहाँ दिया था। क्षेत्र के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है। तो चलिए अब हम लोग 35 से देखेंगे, इतना हम लोग देख चुके हैं। अब हमारा यहाँ दिया गया है कि किसने कहा है कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसे पंडित JL नेहरू कहते हैं। भारत के जब राष्ट्रपति थे तब ये कहें कि बांध आधुनिक भारत के मंदिर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन आएगा तो आपको सही करना है। भारत के सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य तो उड़ीसा। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक, बॉक्साइट एक खनिज है, मिनरल है, ये सबसे अधिक उड़ीसा में होता है। इसका कैपिटल भुवनेश्वर है, लेकिन झारखंड में भी होता है बॉक्साइट, लोहरदगा जिला में। ये सब याद रखिए। चलिए कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है। भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो पश्चिम बंगाल। भारत में जूट उत्पादन में देखिए, हम आपको बताए थे कि जूट को हम गोल्डन फाइबर, रेसादार फाइबर, सोना कहते हैं, स्वर्ण कहते हैं। किस राज्य में सबसे? तो पश्चिम बंगाल में। मिल लगा। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान में है, आप याद रखिए। सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य का मतलब कि नेशनल सेंचुरी सरिस्का राजस्थान में है, टाइगर के लिए है। परिवहन के प्रकार कौन से हैं? तो स्थल से होता है, यानी कि रोडवेज, रेलवेज। जल से वाटरवेज से होता है, वायुयान से एयरवेज से होता है। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। सीमा सड़क संगठन, इसे BRO कहेंगे, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। सीमा क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में रोड बनाने का काम करता है। इसका हो जाएगा 1960। इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया था। फिर देखिए इधर हमारा सत्य की साझेदारी से आप क्या समझते हैं, आपको कुछ कुछ बता देते हैं। देखिए पैकेटिंग क्या है, ऐसा दिया है। तो प्रदर्शन या विरोध का एक ऐसा स्वरूप जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री और दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं, पैकेटिंग कहलाता है। इस प्रकार से यहाँ दिया गया। और आपको बताते हैं मेटरनिख युग क्या है। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। वह अपने राज्य में किसी भी प्रकार के सुधार के पक्ष में नहीं था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। 1815 से लेकर 1848 ईस्वी तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से दिया। सत्ता की साझेदारी से मतलब ये होता है कि शासन की व्यवस्था में समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय कम्युनिटी समान भागीदारी होती है, उसे सत्ता की साझेदारी। सत्ता के साझेदारी का मतलब सत्ता के साथ साझेदारी हो रहा है। समाज के हर व्यक्ति जो है इसमें पार्टिसिपेट करेगा, समुदाय, कम्युनिटी, सारे लोग। दबाव समूह, ये कोई पॉलिटिकल ग्रुप नहीं है, राजनीतिक समूह नहीं है, लेकिन इसमें सारे लोग मिल के क्या करेंगे? सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। जैसे हम किसान, सारे किसान मिल के मूवमेंट करेंगे, आंदोलन करेंगे और सरकार के प्रति क्या करेंगे? दबाव बनाएंगे। लेकिन इसका चाहत नहीं कि सरकार बना ले, ये इसका कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, पार्टी नहीं होता। दबाव समूह एक ऐसा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन या कमेटी, समिति होती है जिसमें कुछ लोगों द्वारा अपनी विशेष उद्देश्य की पूर्ति, यानी अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या करता है? बनाया जाता है दबाव समूह। दबाव समूह का मतलब होता है प्रेशर ग्रुप। प्रेशर डालना किस पे? सरकार के ऊपर। देखो इनका राजनीतिक का प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं होता है, परंतु अपनी नीतियों से राजनीति को प्रभावित करते हैं। गहन कृषि क्या है? तो गहन कृषि कुछ नहीं, गहन कृषि को संघन कृषि कहा जाता है। यह आजीविका कृषि का एक प्रकार है जिसे भूमि पर अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में किया जाता है। श्रम साध्य कृषि है जहां उत्पादन को बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है, गहन कृषि कहलाता है। भारत में कृषि पर आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं? तो चलिए आपको बताते हैं। देखिए चीनी उद्योग है, चीनी गन्ना से होता है, सूती है, कपड़ा कॉटन से होता है, जूट से होता है, वनस्पति तेल है, कोकोनट वगैरह, रबड़ का प्लांट लगाया जाता है, दूध यहाँ पे मिल्क वगैरह, खाद बीज का उत्पादन उद्योग, पशु आहार फूडर वगैरह इंडस्ट्री होता है चारा के लिए। तो इस प्रकार से दिया है। कुछ क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन और है। औसत आय से आप क्या समझते हैं? तो जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग करते हैं तो उस प्राप्त राशि को औसत आय कहते हैं। औसत आय देश की कुल आय और कुल जनसंख्या को संदर्भित करता है। प्राथमिक क्षेत्र से किसे कहते हैं? तो ऐसी गतिविधियां जहां प्राकृतिक द्वारा प्रदान की गई वस्तुएं को प्रयोग में लाया जाता है तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां कहते हैं। प्राथमिक क्षेत्र मतलब प्राइमरी एक्टिविटी, इसे हम प्राकृतिक रूप से प्राप्त करते हैं। जैसे हमें खेती करना, मधुमक्खी पालन करना या फिर पशु पालन करना, फिशिंग करना, मछली पकड़ना, ये सब प्राइमरी एक्टिविटी है। तो इस प्रकार से हमारा ये महामैराथन
पूरा हम लोग टॉप देखिए कितना अच्छा से कंप्लीट कर लिए हम लोग। अगर ये देखेंगे आपको बने यही सब क्वेश्चन कल आपको देखने को मिलेगा। पूरा निचोड़ है, ये आपका मॉडल सेट है जैक के द्वारा जारी किया गया। यहाँ पे हम लोग वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट कंप्लीट किए और 40 हम लोग पूरा चैप्टर से एसएसटी सारा जितना भी इसमें सब्जेक्ट है सारे चैप्टर को कंप्लीट किए। इसी तरह से एक और वीडियो आएगा, आप जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आप बेल आइकन जरूर दबाइए। आपको इसी तरह से बेनिफिट मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।